students, today we are going to start our new chapter number 15, some natural phenomenon. इट मीन्स कुछ प्राकृतिक घटनाएं, मतलब कुछ नेचर से जो अपने आप घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि साइक्लोन, ठीक है, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें किस तरीके से आती हैं और हम इनसे कैसे लगभग बच सकते हैं, ठीक है, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं जो हैं इन चैप्टर में पढ़ेंगे और इनसे बचने का तरीका। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। In class 7th, you read about windstorm and cyclone. You learn that cyclone can cause a lot of damage to human life and property. आपने क्लास 7th में विंड स्टॉर्म, साइक्लोन, इसके बारे में तो पढ़ा ही था कि किस तरीके से ये ह्यूमंस की लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या करती है, डैमेज कर देती हैं। यू आल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम देन destructive phenomenon to some extent. In the chapter we shall discuss two other destructive natural phenomenon. These are lighting and earthquake. We shall also discuss what step we can take to minimize destruction caused by these phenomena. अब हमने हमने क्लास 7th में जो है पढ़ा था विंड स्टॉर्म और साइक्लोन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है मेन अर्थक्वेक, लाइटिंग, साइक्लोन, और ये कैसे होता है और हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं, ठीक है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपना डिसीजन ले सकते हैं और हम इन घटनाओं से कुछ ना कुछ तरीके से बच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक अपना, लाइटिंग। आपने देखा होगा ना, लाइटिंग, जब बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो उस टाइम कई बार लाइटिंग होती है, ठीक है, तो वो कई बार प्लांट्स वगैरह को, बड़े बड़े पेड़ों को, मकानों को जो है अगर उन पे गिर जाती है तो उसको डैमेज कर देती है। तो हम देखते हैं, यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन ए इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स कम लूज। दिस फिनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन ए विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। कई बार आपने स्पार्किंग देखी होगी ना, वैसे इलेक्ट्रिक पोल पे अचानक से आ जाती है। कैसे आती है कि कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक घटना के कारण जब हवा तेजी से चलने लग जाती है तो वायर्स क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं, और जिसकी वजह से कई बार स्पार्किंग हो जाती है। यू माइट आल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज लूज, इट इज शॉक। तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब कई बार प्लग वगैरह लूज होते तब भी कई बार शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। लाइटिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल। तो लाइटिंग भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, जिस तरीके से चिंगारी निकलती है वही है, बस ये हम छोटी मात्रा में देखते हैं और ये जो लाइटिंग है ये बहुत बड़ी मात्रा में है। In ancient time, people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lighting and thought that the wrath of God was visiting them. तो पहले के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि ये स्पार्किंग जो है इसलिए हो रही है कि भगवान जो है उनको वहाँ से देख रहे हैं। Now of course we understand that lighting is caused by the accumulation of charge in the cloud. अब हम इसके बारे में जान चुके हैं कि लाइटिंग क्या है, जिस जो आसमान में, आकाश में जो चार्जेस होते हैं, क्लाउड्स में चार्जेस होते हैं, इनकी वजह से, इनके टकराने की वजह से जो है लाइटिंग होती है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द लाइटिंग बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। तो हम इसको रोक तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम इसको इससे बचने के लिए कुछ तरीके जो है अपना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। तो जो इसके लिए ग्रीक वालों ने बोला था, द एंशियंट ग्रीक न्यू as the early as the 600 BC that when the umber is a kind of the resin was rubber with fur. It is attract light objects such a hair. You might have seen that when you take off woolen of polyester cloth, your hair stand on, and if you take off these cloth in the dark, you see even a spark and hear cracking sound. तो
600 BC में जो थे उन्होंने ऐसे ही कुछ रब करके फरों को आपस में देखा कि हेयर पे फर कि वहाँ पे क्या हो रही थी, लाइटिंग हो रही थी। तो कई बार आपने देखा है कि आपके पॉलिस्टर या वूलन के क्लॉथ्स होते हैं, उनमें भी कई बार आप अंधेरे में देखना वो आपस में टकराते हैं तो उसमें भी लाइटिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से अगर उनको आप रब करके आपस में और अपने बालों के पास लेके जाओगे तो आपके बाल भी जो है स्टैंड होने शुरू हो जाएंगे, थोड़े थोड़े से खड़े होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें जब स्पार्किंग होती है तो उसमें क्रैक की साउंड भी आती है। जब इन कपड़ों में स्पार्किंग होगी तो क्रैक क्रैक की साउंड भी आती है, आपने कभी सुना होगा। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, showed that the lighting and the spark from your cloth are the essentially the same phenomena। तो 1752 में एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया कि जो लाइटिंग है, जिस तरीके से आपके कपड़ों में स्पार्किंग हो रही है, सेम फिनोमिना, सेम घटना है। हाउएवर दिस रियलाइजेशन टुक 200 ईयर, 2000 ईयर, मतलब इसको महसूस करने में, पता लगाने में कम से कम 2000 साल लग गए। अब बुझो कुछ कह रहा है, आई वॉन्डर वाई दे टुक सो मैनी ईयर टू रियलाइज द सिमिलरिटी। मतलब ये देख सकते हैं कि इसने बहुत साल कैसे लगा दिए रियलाइज करने में, पता करने में कि लाइटिंग जो है वो एक फिनोमिना है, किस तरीके की कि जो चार्जेस होते हैं वो आपस में टकराते हैं। पहली कह रही है, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल, इट कैन समटाइम टेक ए लॉन्ग टाइम। साइंटिफिक डिस्कवरी जो है वो रिजल्ट हार्ड वर्किंग का होता है, बहुत मेहनत होता है, बहुत लंबे समय तक जो है इसकी खोज करते रहते हैं, तब जाके ये जो है बता पाते हैं सारी चीज़ें। एक पल में तो डिस्कवरी हो नहीं सकती है, इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर बहुत मेहनत के बाद जो रिजल्ट आता है तो उसमें लंबा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, we shall now study some property of electric charges. We shall also see how they are related to the lighting in the sky। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की और देखेंगे कि स्काई और रिलेशन जो है लाइटिंग की। Let us perform some activity to understand the nature of electric charge, but recall first what you might have played as a game। तो हम कुछ एक्टिविटी करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए, नेचर। तो इसके लिए हम कुछ गेम खेलते हैं, एक्टिविटी करते हैं। व्हेन यू रब ए प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर। आप कभी क्या करना, जो स्केल्स होती है, आपके रूलर्स होते हैं, उसको आप सूखे बालों पे रगड़ने के बाद उसमें छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों की तरफ लेके जाना, तो वो कागज़ के टुकड़ों को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा अपनी तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं 15.2 चार्जिंग बाय रबिंग, कि कैसे रब करके चार्ज कर सकते हैं। एक्टिविटी 15.1 टेक यूज बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगोसली विद ए पीस ऑफ द पॉलीथीन। आपने एक बॉल पेन की रिफिल लेनी है और उसको पॉलीथीन के साथ क्या करनी है, लगातार रगड़नी है। ब्रिंग इट क्लोज टू ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड end of the refill with your hand or with the metallic object. Repeat the activity with a small piece of dry leaf, husk, mustard seed. Recall your observation। तो ये चीज़ जो है आपने रब करके ऐसे एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ों के साथ आपने करनी है, जैसे कि ड्राई लीव्स है, हस्क है, मस्टर्ड है, सीड्स है, मस्टर्ड सीड्स है। तो आपको देखना है कि आखिर हुआ क्या, क्या परिणाम आया इसका। तो व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन, इट एक्वायर ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं जब उसको हम रब करते हैं। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर, कॉम्ब को भी इसी तरीके से जब हम अपने बालों पे रब करते हैं, इट एक्वायर्ड ए स्मॉल चार्ज, तो उसके अंदर भी एक छोटे से चार्ज, कुछ मात्रा में चार्जेस आ जाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। In the process of charging, the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged। तो इसकी वजह, इसी तरीके से रिफिल और प्लास्टिक के पॉलीथीन को आपस में जब रब करते हैं, कॉम्ब को हेयर के साथ रब करते हैं, तो उनके अंदर क्या आ जाती है, चार्जिंग। चार्जिंग कौन सी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा क्या होते हैं चार्जेस।
लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। हम और भी कई चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं जिसको आप जनरली जानते हो। एक्टिविटी 15.2, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल listed in table 15.1. Try to charge each by rubbing with the material mentioned in the table. Record your finding. You can add more item to the table. आपने इस एक्टिविटी को करना है। यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनको दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करना है और फिर आपको बताना है कि इसमें क्या जो है चार्जेस हुए या नहीं हुए। जैसे कि पहले रिफिल ले लिया, उसको पॉलीथीन के साथ और वूलन क्लॉथ के साथ रब किया, फिर देखना है आपने इस टेबल में फिल करना है अट्रैक्ट हो रहा है या फिर नहीं अट्रैक्ट हो रहा है पीस ऑफ पेपर के साथ। तो यहाँ पे लिखना है अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मतलब उसके अंदर चार्जेस है, नहीं हो रहा है तो नॉट चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से बैलून को जो है पॉलीथीन, वूलन क्लॉथ और ड्राई हेयर के साथ करना है। इरेजर को वूल के साथ, स्टील स्पून को पॉलीथीन और वूलन क्लॉथ के साथ रब करना है और इस टेबल को आपने दोनों को फिल करना है। Next, types of charges and their interactions. We will select some object from table 15.1 for the next activity. कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, हम जो टेबल में जैसे ऑब्जेक्ट लिए उनमें से ही कुछ ले लेते हैं। 15.3 एक्टिविटी के लिए हमने बैलून ले लिया है, ठीक है। इन्फ्लेटेड 2 बैलून, हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और वो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। रब बोथ द बैलून विद द वूलन क्लॉथ एंड द रिलीज देम। अब दोनों को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे? नाउ लेट अस रिपीट द एक्टिविटी विद द यूज ऑफ पेन रिफिल। यही एक्टिविटी दोबारा पेन के रिफिल के साथ करना है। उसको पहले रब करना है पॉलीथीन के साथ और फिर उसको ग्लास टम्बलर में या फिर ग्लास जो है टम्बलर ग्लास का होता है उसके साथ रब करना है और फिर उसको देखना है कि क्या वो दूसरे रिफिल्स को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद रिफिल आल्सो विथ पॉलीथीन, ब्रिंग इट द क्लोज टू द चार्ज रिफिल, बी केयरफुली नॉट टू टच चार्ज एंड ऑफ द योर हैंड। ये याद रखना चाहिए जिस साइड से आप चार्ज कर रहे हो वो अपने हाथों को आप मत छुओ। अगर आपने हाथों से उस साइड को छू लिया जिस साइड से आप चार्ज कर रहे हो तो चार्जेस आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इज देयर आर इफेक्ट ऑफ देयर रिफिल इन द टम्बलर, डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। इन दिस एक्टिविटी हैव अबाउट क्लोज टुगेदर the charge object that were made of the same material. What happen if two charge object made of the different material are brought close to each other? Let's find out. तो हमने यहाँ पे कुछ एक्टिविटियाँ करके देखी कि एक जैसी चीज़ों को जो है चार्ज करके फिर उनको आपस में नज़दीक लेके आए या अलग अलग चीज़ों को चार्ज करके उनको आपस में नज़दीक लेके आए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो rub a refill and place in gently the glass tumbler as before. Bring and the inflated charge balloon near the refill and observe. तो हम रब किए हुए जो रिफिल थी उसके पास हम बैलून को लेके आते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज़ तो आपको सबको पता ही है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, एक दूसरे को। ठीक है, तो लेट समराइज द ऑब्जर्वेशन। क्या आप देखते हैं हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला। ए चार्ज्ड बैलून रिपेल ईच अदर। अगर बैलून को हमने चार्ज कर दिया तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। चार्ज रिफिल रिपेल ईच अदर, बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्ट चार्ज रिफिल। क्यों? क्योंकि इनके दोनों के पास अलग अलग चार्जेस थे इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ द डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल? वी कैन से देन दैट देयर आर टू काइंड्स चार्जेस। इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके के चार्ज हैं। Can we also say that the charge of the same kind of repel each other while charge of different kind attract each other? तो हम देख सकते हैं कि जो सेम काइंड थे वो क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट काइंड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। It is conventions to call the charge acquired by a glass rod when it is the rubbed with the silk as the positive. तो इस तरीके से अगर हम ग्लास रॉड को
रब करेंगे सिल्क के साथ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए चार्ज ग्लास रॉड इज brought near a charged plastic straw rubbed with the polythene, there is the attract between the two। तो इसी तरीके से जब हम ग्लास रॉड को लेके गए स्ट्रॉ के पास, दोनों अलग अलग मटेरियल के बने होते तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या है, अलग अलग चार्जेस हैं। What do you think would be kind of charges on the plastic straw? You guess that the plastic straw would carry a negative charge is correct। मतलब जो प्लास्टिक स्ट्रॉ थी उसके पास क्या था, नेगेटिव चार्जेस था। The electric charges generated by the rubbing are the static, they do not move by themselves, when charge move they continue an electric current। You have been reading about electric current since class 6, the current is in a circuit which make a bulb glow, or the current that make a wire hot, it nothing but a motion of charge। तो यहाँ पे चार्जेस तो होते ही हैं ऑब्जेक्ट्स में, बट उसमें क्या होते हैं कि अपने आप वो फ्लो नहीं होते हैं, जब उनकी बॉडी को रब करते हैं तब वो फ्लो होते हैं एक दूसरे में। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें भी चार्जेस फ्लो होते हैं। इसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो बल्ब जो है वो ग्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और चार्जेस फ्लो नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।